वेलकम फ्रेंड्स इन क्रिपिटास इंग्लिश। पिछले दिनों एक लंबा गैप था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लाउज पढ़ना। बात होते रही क्लास के बीच में भी। क्लाउज से पहले मैंने आपको फ्रेज पढ़ाया है, उस चीज़ को आप ज़्यादा देख ले तो इसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। जहाँ तक क्लाउज की बात करते हैं तो एज अ एक सेंटेंस की जब स्टडी हम करेंगे आगे, या मैंने पढ़ाया भी होगा तो उसमें बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको क्लाउज का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज क्लाउज पे हम बात करते हैं। तो आखिर क्लाउज होता क्या है? किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो कभी कभी मतलब कि पिछले दिनों मैंने एक परीक्षा दी थी KBS की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का था। तो उसमें भी पूछा गया था कि सेंटेंस ये किस टाइप का सेंटेंस है, वो क्लाउज बेस्ड ही थे। ठीक है, तो ये ऐसा चैप्टर है जिससे कि आप कंपटीशन में भी मदद ले सकते हैं और ओवरऑल एक इंग्लिश भाषा को जानने में ये काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आखिर क्लाउज होता क्या है? जब बात करते हैं तो कि क्लाउज किस चीज़ को हम बोल सकते हैं, तो क्लाउज जो होता है एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। पार्ट बोलिए या एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोई चीज़ जो बनाते हैं, किसी हम सेंटेंस को लिखते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक होता है, सबसे पहला तो ये इसको लिख सकते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या हो सकता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। यहाँ तक तो सही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलो ठीक है, कुछ लिखते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना सही होगा? तो भाई कुछ लिखोगे तो उसका कुछ मीनिंग होगा। तो क्या होगा? वो क्या करता है? assert some meaning। वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? कुछ ना कुछ मीनिंग बतलाएगा, मतलब बतलाएगा। अब जब मतलब बतलाएगा तो एक बात समझ में आती है कि वर्ड्स का ग्रुप है, वो कुछ मीनिंग बता रहा है, इसका मतलब है कि उसको लिखने का कोई पैटर्न होगा ना। अब कौन सा पैटर्न है भाई? तो एक सेंटेंस पैटर्न हम उसको बोल सकते हैं, सेंटेंस पैटर्न बोल सकते हैं। अब देखो, सेंटेंस पैटर्न में सबसे बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बेसिक पैटर्न है सेंटेंस का, जो बच्चे सीखते हैं शुरुआत में कि सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, कुछ नहीं तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी रहता है, अगर इसको काट भी दिया जाए तो क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। अब एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए कोई वर्ड आएगा, जो सब्जेक्ट के सेक्शन में मैंने पढ़ाया भी है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट एक होना चाहिए और उसके बाद वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब में, वही वर्ब में कौन सा वर्ब होगा? बोल सकते हैं ना, पूछेगा कि वर्ब कौन सा वर्ब। वर्ब ऐसे मेनली हम क्या बांटते हैं? वर्ब को दो टाइप में बांटते हैं। एक होता है मेन वर्ब, आगे मैं बताऊंगा इसको, और दूसरा होता है एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं एक्सुलरी वर्ब। तो कौन सा वर्ब होगा? अब देखो, ये एक चीज समझना है, इन दोनों में से दोनों आ सकता है, लेकिन एक बात समझनी है जो कि ग्रामर के बुक्स में दिए रहते हैं। ये वर्ब में इस टाइप का वर्ब नहीं लिखा रहता है। वो लिखा क्या रहता है? वो लिखते हैं फाइनाइट वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो लिखते हैं फाइनाइट वर्ब। और यदि फाइनाइट वर्ब की बात हम करते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है, तो आखिर ये फाइनाइट वर्ब होता क्या है? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ मिटाता हूँ। और जब सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब होता है, तो एक वर्ब होना चाहिए। एक बात समझो पहले, क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। अब जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट की तो बात करें तो नाउन प्रोनाउन कुछ भी आएगा, जो भी सब्जेक्ट का पैटर्न है। वर्ब में जो मैं बता रहा था, वहां पर मैं क्या बता रहा था मैं, कि एक क्या होगा? एक फाइनाइट
वर्ब होगा। अब आपको समझना ही है कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो आप जब ग्रामर के बुक्स को कहीं देखिएगा, कहीं भी सर्च कीजिएगा, तो फाइनाइट वर्ब बताता क्या है? फाइनाइट वर्ब बताता है कि वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, मतलब कि ये जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये बहुत याद रखने की बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि फाइनाइट वर्ब कौन होता है? फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो यूज होता है अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि यदि आप कुछ सब्जेक्ट कोई रखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप रखते हैं अगर सेंटेंस में, तो वर्ब जो होगा उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस पैटर्न होगा उसमें जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसके साथ कोई वर्ब आएगा, सुटेबल वर्ब आएंगे, और वो वर्ब कौन सा होगा? वो फाइनाइट वर्ब होगा। और फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? तो वैसे वर्ब को कहते हैं जो कि नंबर और पर्सन के अनुसार क्या होता है, यूज होता है। जी सब बात समझो। अगर आप यूज करते हैं कहीं पे, या एम यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, वाज करते हैं, तो यह है ना कि हाँ भाई ये सिंगुलर के लिए आता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है, या हैव आएगा, उस तरह से हम लिखते हैं। या आप लगाते हैं हैव आएगा, हैव लगाते हैं ना, बेयर लगाते हैं ना प्लूरल में। और सिंगुलर में क्या होता है? हैज होता है, इज होता है, एक्सरी वर्ब में डज भी कभी कभी आता है। वो अकॉर्डिंगली यूज होते रहता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो कौन सा वर्ब होगा? वो फाइनाइट वर्ब होगा। तो सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। तो ये तीन चीजें समझनी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसका रिजल्ट, सम मीनिंग, कुछ मीनिंग बतलाए, सेंटेंस पैटर्न फॉलो करे सब्जेक्ट और वर्ब का। अब ये तीन चीज तो हो गया। एक चौथा चीज क्या है? एक चीज और है। ये क्या होगा? ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। पार्ट ऑफ क्या होगा? एक सेंटेंस होगा। अगर क्लाउज की हम बात करते हैं ना, तो क्लाउज की अगर हम बात करेंगे तो क्लाउज बिना ऐसे फ्री नहीं आएगा। जब भी आएगा तो ये क्या होगा? ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। और पार्ट ऑफ सेंटेंस से कहने का मेरा मतलब क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस कहने का मतलब है कि वो कोई एक सेंटेंस है, उसका ये क्या होगा? ये भाग होगा। ठीक है, तो इन चार बातों को मैं एक बार एक सेंटेंस में लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर इस चीज़ को लिखना है तो अलग से आप लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए और देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखो, इसको मैं एक लाइन, एक सेंटेंस में इसको कवर करने का प्रयास करूंगा। आप इसको एक से दो बार देख सकते हैं, वीडियो समझ में आ जाएगी। प्रयास करूंगा कि बहुत इजी वे में बताऊं, और इसे थोड़ा धीमा भी बताता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे, किसी ने पर्सनली बोला कि बहुत धीमा पढ़ाते, तो किसको धीमा लगता हो वो स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो। तो देखो क्या क्लाउज को क्या बोल सकते हैं? क्लाउज को बोल सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट हैज क्या होगा? दैट हैज सम मीनिंग। एक शब्दों का वैसा समूह जिसका कुछ मीनिंग हो, एंड consists of subject and finite verb. Subject and finite, consists of subject and finite verb and a part of sentence. और क्या हो? सेंटेंस का एक भाग भी हो। तो अब समझना क्या क्या है। देखो, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कुछ मीनिंग बताना चाहिए, और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होगा। अगर ये सब कुछ अवेलेबल है तो क्या होगा? उसको हम क्लाउज बोल सकते हैं। देखो, एक बात समझनी यहाँ पे, पार्ट ऑफ सेंटेंस मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ या मैं बोलता हूँ आई गो टू स्कूल, या यू कम हेयर, आई गो देयर टू टीच, या समवन इज कॉलिंग यू, या कुछ भी बोलते हैं जैसे कि योर फादर वाज वाचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्ड,
तो इसमें दो सेंटेंस है, जैसे कि मैंने लिखा कि योर फादर वाज वाचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारे पिता क्या कर रहे थे। ध्यान यहाँ बात समझो, जो वेन के बाद आपने पार्ट लिखा, ये वेन आई अराइव्ड, इसको आप अकेले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि योर फादर वाज वाचिंग टीवी, ये भी क्या है, ये अकेले लिख सकते हैं। तो इसको आप कहीं लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस का पार्ट है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, दोनों एक सेंटेंस का पार्ट है। अगर ये फ्री लिखा हुआ है तो बोलेंगे कि है तो क्लाउज ही, लेकिन वहां पे इससे कोई मतलब होता वगैरह नहीं है। तो क्लाउज हम तभी हमको पढ़ने के ध्यान में आता है ना, जब हम पढ़ते हैं उसी वक्त पढ़ते हैं जब दो सेंटेंस एक साथ मिला के लिखे रहते हैं, और उस समय ध्यान आता है कि अच्छा ये क्या है, कोई पूछता है। फ्री सेंटेंस में आपको कोई व्यक्ति क्लाउज नहीं पूछेगा कि बताओ कौन क्लाउज है, क्योंकि वो सिंपली वो लोग बता देते हैं कि हाँ इस चीज़ को मैं जानता हूँ, इसको मैं पढ़ सकता हूँ या आगे देख सकता हूँ। इस चीज़ में कोई उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं छुपा होता है। लेकिन जब ये देखो, ये सेंटेंस देखो, योर फादर वाज वाचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्ड, इसका सिंपल सा मतलब है कि सेंटेंस का एक पार्ट और एक सेंटेंस का दूसरा, सेंटेंस का दो पार्ट है, और एक पार्ट ये जो है योर फादर वाज वाचिंग टीवी, और ये दूसरा पार्ट व्हेन आई अराइव्ड, ये दोनों एक दूसरे पे एक दूसरा एक जब दोनों सेंटेंस मिला है तो कुछ मीनिंग बता रहा है ये, ठीक है। अगर सेंटेंस के एक पार्ट को काट भी दिया जाए, अगर इसको हटा देते हैं योर फादर वाज वाचिंग टीवी, तो ये तो आराम से कुछ मीनिंग बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है सेंटेंस वाला व्हेन आई अराइव्ड, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर इसको कहीं लिखा जाए। तो ये समझना है कि जब क्लाउज का हम स्टडी करते हैं तो पार्ट ऑफ सेंटेंस बताने का मतलब है कि वो जब होगा, जब क्लाउज आपसे कोई पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक पूरा सेंटेंस देगा, और वो सेंटेंस कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ न कुछ से मिल के बना होगा। वो मैं आगे बताऊंगा। इस चीज़ को समझने के बाद आप चीज़ों को समझिएगा आखिर मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो एक समझना है ना कि क्लाउज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कुछ मीनिंग रखता हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, और पार्ट ऑफ हो सेंटेंस हो, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि मैं बताना क्या चाह रहा था, क्योंकि चीज़ों को समझना आसान है, बस ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एक बात बता रहा था, वहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि व्हेन आई अराइव्ड योर फादर वाज वाचिंग द टेलीविजन, सॉरी ये लिख देते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये डिस्कवरी की चीज़ें हैं, ये सॉरी इन्वेंशन की चीज़ें हैं, और वो आर्टिकल लेते हैं, द आर्टिकल लेता है, उसको मैं छोड़ दिया था। अब एक बात मैं समझो, अब एक बात मैं बताता हूँ, एक सेंटेंस और लेता हूँ, ये तो पहले सेंटेंस था ना, दूसरा लेता हूँ। इफ यू कम हियर, आई शैल हेल्प यू। अब ये दो सेंटेंस है, ठीक। अब दोनों में एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या इसको आप फ्री, कहीं आपने कभी फ्री देखा है, ऐसा सेंटेंस को कहीं लिखा हुआ देखा है अकेले में? अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या आपको ये कहीं दिखा हुआ मिलता है अकेले, सिर्फ ये सेंटेंस, ये पार्ट दिखने को मिलता है? आपका जवाब आएगा नहीं, ये नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, योर फादर वाज वाचिंग द टेलीविजन या आई शैल हेल्प यू, ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिलता है। और ये दोनों मिलता है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, फ्री है। मतलब इसको आप फ्री यूज कर सकते हैं, कहीं भी सेंटेंस में, किसी भी पार्ट में, कहीं भी आप लिख सकते हैं। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये फ्री है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है ना, ये फ्री है और इंडिपेंडेंट है, ठीक। और ये क्या है बेचारा, ये क्या है, ये फ्री नहीं है, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है,
ये दोनों का दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। अब जब ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि जो फ्री है, जो इंडिपेंडेंट है, उसको आप कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं बिना किसी दूसरे सेंटेंस की मदद के। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट था उसको आप अकेले कहीं भी फ्रिक्वेंटली लिख नहीं सकते हैं, बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये लिखते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप इसके नीचे डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेगा। अब उसको आपको भरना पड़ेगा आखिर यहाँ पे क्या डालें। ठीक है, तो अब आपको समझ में एक चीज आया होगा कि है तो ये क्लाउज ही, ये दोनों का दोनों क्या होगा। अब जब क्लाउज स्टार्ट किया तो दोनों क्लाउज ही होगा, लेकिन ये क्या है, फ्री है और ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका सिंपल सा मतलब है कि ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं अकेले लिखा नहीं जा सकता है। ठीक, तो अब यहाँ से मैं दो चीज आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने ये इसीलिए लिखा क्योंकि क्लाउज के दो पार्ट होते हैं, क्लाउज के दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है क्लाउज, वो होता है मेन क्लाउज। मेन क्लाउज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। अब मेन क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब कौन सा, ये वाला जो फ्री है। और दूसरा जो होता है वो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज। अब जब ये डिपेंडेंट क्लाउज हो गया और एक क्या हो, एक क्या था, एक था इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हुआ तो अब देखो, ये जब मेन बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लाउज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लाउज भी बोल सकते हैं। अब जब डिपेंडेंट है तो इसको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट सहायक होता है, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब जब डिपेंडेंट है सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसका मतलब क्या होगा, वो मेन क्लाउज को मदद करेगा। चलो भाई ये है, इसके साथ कुछ और जोड़ देते हैं। और मेन क्लाउज क्या होगा, मेन तो मेन क्लाउज है, उसको कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है क्लाउज के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, एंड क्या देखेंगे, और देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज। तो क्लाउज समझ में आ गया होगा, उसके पार्ट भी बताने जा रहा हूं मैं, उसको भी आप देखें। क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था मेन क्लाउज, मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप क्लाउज में पढ़ते हैं तो वैसा क्लाउज हो क्या हो, क्लाउज that is not dependent on another clause, वैसा क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पे निर्भर नहीं हो। ठीक है, वैसा क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पे निर्भर नहीं हो। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, क्लाउज that is written clause that is written से ज़्यादा बेटर है, that clause is the clause that is free। जो क्लाउज क्या हो, जो मुक्त हो। मुक्त होने का मतलब क्या है, फ्री होने का मतलब क्या है, फ्री होने का मतलब है कि वो किसी जगह लिखा सकता है, कहीं भी लिखा सकता है, यानी किसी पॉइंट पे बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो किसी भी स्थान पे। ठीक, तो ये कर सकते हैं। तो वैसा क्लाउज जो कि फ्री हो, जैसे कि मैं लिखता हूं आई एम गोइंग टू पटना, एम से ज्यादा बेटर पास करो, क्यों करो सो बताता हूँ। आई वॉज गोइंग टू पटना, ही इज
coming here. I need your help. ये सभी सेंटेंस कहीं भी लिखे जा सकते हैं, ठीक। अब इसको कहीं भी लिख सकते हैं, तो जब इसको कहीं भी लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेन क्लाउज का पार्ट हो गया, ठीक। अब देखो इसको इसी सेंटेंस में एक बात मैं करता हूं, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू पटना when I met her, जब मैं उससे मिला। he is coming here because he needs some money। वो यहाँ आ रहा है क्योंकि उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है या पड़ी है। he has need कर सकते हैं, he has need of some money, उसको कुछ पैसे की आवश्यकता है या जरूरत है। लिख सकते हैं I need your help because you are rich। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि तुम धनी हो। तो ये सेंटेंस में ये जो पार्ट मैंने देखा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, मेन क्लाउज है सेंटेंस का। और जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो मैंने पिछले बार बताया था अभी कुछ देर पहले, ये क्या है, आप इसको लिख सकते हैं कहीं फ्री, नहीं लिख सकते हैं। फ्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है, या मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लाउज है। मतलब अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, वैसा क्लाउज दैट इज डिपेंड ऑन अनदर क्लाउज फॉर कंप्लीट मीनिंग, ठीक। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद लिखता हूँ, क्योंकि ये तो है ऐसे ही डिफिनेशन। एग्जाम्पल वही होगा, एक एग्जाम्पल में दोनों समझा देता हूँ क्या होगा। सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्या कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लाउज। वो क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पे क्या करे, डिपेंड हो, वो क्या होगा, वो होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो दो क्लाउज हमने देखा। अब एक बात सीखनी है हमें, क्या सीखनी है, क्योंकि आपसे पूछेगा ना कोई कि बाबू ठीक है डिफिनेशन तुमने बता दिया, अब कोई सेंटेंस में लिखता हूँ उसमें बताओ कि आखिर ये कौन सा क्लाउज है। अब वहां पे तुम ये देखोगे कि पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे, क्या बताना चाह रहा है। उससे आसान भी है। कैसे आसान है, क्योंकि जब आप सेंटेंस लिखते हैं, अब देखो करना कैसे, हम क्या करते हैं क्लाउज में, करते क्या है, दो सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस फ्री होता है, एक सेंटेंस डिपेंडेंट होता है। तो जो सेंटेंस डिपेंड होता है और डिपेंडेंट होता है, उस पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में लगे होते हैं। वो कीवर्ड्स होते क्या है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, दो क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हम पढ़ते हैं, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आते हैं, ठीक है। तो यूज जब करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब क्लाउज पढ़ेंगे तो क्लाउज में अगर पूछता है कोई कि ये कौन सा क्लाउज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंजंक्शन देखेंगे। कंजंक्शन में बहुत सारे कंजंक्शन है, आप कितना कंजंक्शन खोजिएगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जो मैं प्रयास करता हूं कि आपको बता दूं और वो समझ लेना है। कनेक्शन में इंपॉर्टेंट कौन कौन से कनेक्शन, देखो अब दो बात समझनी है, इसी से आगे बेस जाके आपका तैयार होगा कंडीशनल सेंटेंस वाला। तो यहाँ पे अगर आप समझ जाते हैं तो आगे भी आपको समझने में आसानी होगी। ऐसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज होता है लगभग। जैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी कनेक्शन से स्टार्ट कीजिए, एंड लिखिए, सो लिखिए, दैट लिखिए, बिकॉज लिखिए,
फोर लिखिए, देयर फोर लिखिए, नो लेस देन लिखिए, नो लेस देन से ज़्यादा बेटर, इसको लिखिए नो सूनर देन, सॉरी, नो सूनर देन, इस तरह से लिखाता है। फिर आप इसमें इफ लगा सकते हैं, एज इफ नहीं लिखेंगे, एज इफ नहीं, अनलेस लिख सकते हैं, अनटिल लिख सकते हैं, आप हार्डली लिख सकते हैं, स्कार्सली लिख सकते हैं, CLY स्कार्सली लिख सकते हैं। फिर आप वेन लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। डबल एस वर्ड वाले भी सभी वर्ड्स आएंगे यूज़ करने में। उसके बाद आप चाहें तो सिंस लिख सकते हैं, बिफोर लिख सकते हैं, आफ्टर लिख सकते हैं। तो ये सब ढेर सारे कंजंक्शंस हैं, ये ऐसे लिखे जाएंगे। लेकिन एक बात और समझनी है, ये सब लिखे तो जाएंगे, सेंटेंस में कहने में यूज़ होंगे, और अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये पार्ट कौन है। अब देखो, अब एक चीज़ और समझना कि जब सबऑर्डिनेट क्लाउज की बात करेंगे तो ये सभी उसके साथ जुड़े होंगे। मतलब कि अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज का सेंटेंस होगा तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस में आप कहीं ना कहीं एक बात समझनी है, एंड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे कंजंक्शन आते हैं, सभी कंजंक्शन इसमें यूज़ नहीं होते हैं सबऑर्डिनेट वाले में। तो ये जो आएंगे वर्ड्स, वो ये सब वर्ड्स आएंगे तो उस क्लाउज के, डिपेंडेंट क्लाउज के साथ साथ यूज रहेंगे, की हुई, मतलब उस ये होगा और उसके बाद कोई सेंटेंस लिखा हुआ होगा, इस तरह से कुछ भी रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये वो उसके साथ आएंगे। अगर ये मिल गया किसी सेंटेंस में तो उसके बाद का जो सेंटेंस होगा क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज का सेंटेंस होगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसे कंजंक्शंस हैं जो एग्जाम में काम के लायक हैं और जिन्हें हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इफ के बाद अनलेस, उसके बाद इन केस, उसके बाद सपोजिया, सपोजिंग, उसके बाद प्रोवाइडेड और लिस्ट, ये भी है। और कुछ और लिख सकते हैं हम, वेल लिख सकते हैं, अनटिल लिख सकते हैं, व्हेन, अनटिल, फिर एज लॉन्ग एज के स्थान पे आप चाहें शो भी लिख सकते हैं, शो या एज लॉन्ग एज। उसके बाद एज, शुन, एज, ये आएगा। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं, नो सूनर देन, हार्डली और स्कार्सली के बाद धन आता है ये, और उसके बाद सिंस, बिफोर, आफ्टर, और एक और आएगा बाय द टाइम। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस ही हैं, इन्हें याद रखना अति आवश्यक है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स हैं। अब ये ध्यान रखो, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये इनमें से आपको समझना है कि ये क्या दर्शाते हैं, ये कंडीशन वाले वर्ड्स हैं। ये जो दर्शाएंगे क्या दर्शाएंगे, ये कंडीशन दर्शाएंगे, और ये जो कंजंक्शन होंगे क्या दर्शाएंगे, ये टाइम दर्शाएंगे। ये टाइम दर्शाने वाले कंजंक्शंस हैं और ये कंजंक्शंस क्या हैं, कंडीशन दर्शाने वाले कंजंक्शंस हैं। तो इन दोनों को स्पेशली याद रखना है, कम से कम ये जितने मैंने लिखा है कंजंक्शंस, स्पेशली ये जो हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में ज़्यादा यूज़ होके आते हैं हमारे पास, और जब यूज़ हम ग्रामेटिकली पढ़ते भी हैं तो इन्हीं का ज़्यादातर यूज़ पढ़ते हैं, कंजंक्शंस का। तो मैंने प्रयास किया कि कम समय में जहाँ तक
आपको क्लाउज समझा दिया जाए। और इसके बाद मैं देखूंगा जैसे कि अभी प्रिंसिपल क्लाउज आपने पढ़ा, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज के भी टाइप होते हैं, तो मेन क्लाउज के तो कोई टाइप होते नहीं है, वो तो क्योंकि फ्री होता है, उसको तो किसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं बिना इन चीज़ों की मदद के। सबऑर्डिनेट क्लाउज के 3 टाइप होते हैं, मैं भी बता देता हूँ। शुरुआत उसका अगली वीडियो में मैं उसी का शुरुआत करूँगा। 3 टाइप में सबऑर्डिनेट क्लाउज के कौन कौन होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के 3 टाइप में सबसे पहला होता है नाउन क्लाउज, और दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के मैं 3 टाइप, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।